हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आरवी शर्मा। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनी चैप्टर। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बार्टर सिस्टम को। उसके अलावा बार्टर सिस्टम में क्या क्या परेशानियां थी, क्या क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर मनी को इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने। देन हम लोग डिस्कस करेंगे मनी सप्लाई एक इकोनॉमी के अंदर कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो व्हाट इज मनी, ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये चैप्टर पढ़ने के बाद भी आप लोग इसका जवाब नहीं दे पाए तो फिर पढ़ाई बेकार है आप लोगों की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बार्टर सिस्टम से, देन वी विल गो फॉर द मनी टॉपिक। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जब इकोनॉमी के अंदर मनी नहीं था, ये करेंसी नहीं थी, कॉइन्स नहीं थे, नोट्स नहीं थे, तब क्या होता था कि लोग गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे। कि किसी ने अपनी भेड़ को गेहूं, चावल, इन चीजों के बदले कॉमोडिटी एक्सचेंज की, उसको हम लोग क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम। ठीक है, कॉइन्स तो बाद में आए ना, राजा महाराजा वाले 1500 1600 के टाइम पे कॉइन्स आए हैं। पहले गोल्ड कॉइन चलते थे, सिल्वर कॉइन चलते थे, फिर बाद में करेंसी आई, नोट्स आए। उससे पहले तो लोग बार्टर सिस्टम पे काम कर रहे थे। अगर हम 400 500 साल पहले जाएं तो बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पार्टीज विदाउट द यूज ऑफ मनी, तो उसको क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि कमोडिटी के बदले कमोडिटी एक्सचेंज की जाती है। तो क्या ये सही चीज है? पहले के लोग ऐसा करते थे, क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में मनी ही नहीं था, कॉइन्स नहीं थे, करेंसी नहीं थी, तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि एक फार्मर है चावल उगा रहा है, एक है गेहूं उगा रहा है, तो वो लोग एक्सचेंज कर लेते थे। अब किसी को कुछ और लेना है, ज्वेलरी लेना है या बाकी कुछ सामान लेना है, तो वो अपने जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं फार्मर, चाहे वो गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे शुगर केन है, जो भी है, तो वो लोग बार्टर सिस्टम के जरिए चीजों को एक्सचेंज करते थे, जिसके बाद वो लोग अपने रोजमर्रा के काम में आगे बढ़ते थे। अब देखा क्या गया कि बार्टर सिस्टम में बहुत सारी दिक्कतें आती थी लोगों को। किस तरह की दिक्कत आती थी? सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार्टर सिस्टम का, जो फ्रेज है बहुत इंपॉर्टेंट, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस में, कि दोनों पर्सन को एक दूसरे की नीड्स मीट करनी पड़ेगी। अगर पर्सन ए है, उसको राइस है उसके पास, और उसको राइस सेल करनी है, और बदले में उसको वीट चाहिए, तो उसको ऐसा ही बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वीट है और उसको राइस चाहिए। ऐसा हो सकता है उसके पास वीट हो लेकिन उसको शुगर केन चाहिए, या उसको एक बफेलो खरीदनी है, काऊ खरीदनी है, गोट खरीदनी है, उसको राइस नहीं लेने। तो यहाँ पे आता है हमारा पहला टॉपिक, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, जो कि बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, जिसको दूर करने के लिए मनी को इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस किया। अब मनी में ऐसा कुछ नहीं है, मनी में आपको राइस सेल करना है, आप जाके पैसों के लिए सेल कर लो, फिर उस पैसे से आपको चाहे वीट लेना है, चाहे शुगर केन लेना है, चाहे बफेलो लेना है, गोट लेना है, जो आपको परचेस करना है वो कर सकते हो। तो मनी क्या करता है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइड करता है, जो कि बार्टर सिस्टम में नहीं था। अगला लिमिटेशन है हमारी हाई स्टोरेज कॉस्ट। आपके पास अगर राइस है बड़ी क्वांटिटी में, तो आपको उसके लिए वेयर हाउस रखना पड़ेगा, गोडाउन रखना पड़ेगा स्टोर करने के लिए। अगर वो नहीं करोगे तो खराब हो जाएगा थोड़ा टाइम बाद, गोडाउन में रख दोगे ऐसे ही। अब पहली बात तो जगह चाहिए बहुत बड़ी, उसको शेड के अंदर रखना पड़ेगा, बारिश आ गई या कुछ आ गया तो उसमें खराब हो जाएंगे, पानी लग गया तो कीड़े पड़ जाएंगे, उसमें पानी लगेगा गेहूं चावल में। तो अगर कोई मान लो, जैसे अब कोई करोड़पति है, अब वो चाहे अपने बैंक अकाउंट में चाहे 10,000 रखे, 10 लाख रखे, 10 करोड़ रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब किसी को 10 लाख के गेहूं रखने हैं तो कम जगह चाहिए, किसी को 10 करोड़ के गेहूं रखने हैं तो कहाँ रखेगा? इतनी जगह होनी चाहिए ना, वेयर हाउस होनी चाहिए, प्रॉपर गोडाउन होनी चाहिए रखने के लिए। फिर उसकी कॉस्ट भी आएगी। अगर तुम उस जगह को रेंट पे दो तो तुम अच्छा खासा पैसा कर सकते हो, लेकिन उसकी जगह पे अब सामान रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आती है हाई स्टोरेज कॉस्ट बार्टर सिस्टम में। अगला, डिफिकल्टी टू कैरी फॉरवर्ड वंस वेल्थ। तो समटाइम्स आइटम्स पेरिशेबल, कुछ चीजें होती है जैसे मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये सब क्या है? वेजिटेबल्स हो गए, ये सब क्या है? पेरिशेबल हैं। तो ये आप अगली जनरेशन को नहीं फॉरवर्ड कर सकते। नॉट ओनली फ्रूट्स और वो सब, बाकी आप राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सब भी पेरिशेबल है। एक टाइम के बाद ये भी खराब हो जाएंगे, आप कितना ही स्टोर कर लोगे।
तो ये सारी दिक्कतें थी बार्टर सिस्टम में। नो प्रॉपर यूनिट ऑफ अकाउंट। अब आप कोई ऐसे फिक्स नहीं कर सकते ना कि कितने राइस के बदले कितने वीट मिलेगा, वो अंदाजा भी चलता था सब। प्राइस वरी विद द प्रोडक्ट एक्सचेंज, कि आप अगर वीट के साथ एक्सचेंज कर रहे हो तो प्राइस अलग हो जाएगा, क्वांटिटी अलग। अगर गोट के साथ कर रहे हो, बफेलो के साथ कर रहे हो, किसी भी चीज के साथ कर रहे हो, शुगर के साथ कर रहे हो, है ना, मस्टर्ड के साथ कर रहे हो, तो वहां पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसमें प्रोडक्ट जो है प्राइस जो है वेरी कर जाता था। नॉट एक्सेप्टेबल टू एवरीवन, हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। नो स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, जो आज के टाइम पे लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं, ईएमआई भरते हैं, तो ये सब ईएमआई का कल्चर ये सब तब नहीं, तब था कि पेमेंट मेड एट अ लेटर रेट, नो स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, तब ये सब नहीं चलता था। ईएमआई का कंसेप्ट नहीं था बार्टर सिस्टम के टाइम पे, हो भी नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब मान लो एक बंदा है, वो चाह रहा है कि मुझे अपनी काऊ को सेल करना है, मुझे उसके बदले 100 kg वीट चाहिए, ठीक है, लेकिन अब एक बंदा है उसके पास सिर्फ 40 kg है। अब वो उसको डिवाइड तो कर नहीं सकता। अगला है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी हमारा, अगला टॉपिक ये लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, उसको डिवाइड तो कर नहीं सकता वो। ठीक ठीक है भाई, 40% का तू ले जा, तो पूरे 100 kg वीट के बदले ही वो सेल करेगा। तो ना इसकी यहाँ डिमांड पूरी होगी ना इसकी डिमांड पूरी होगी, वहां पे आप बार्टर सिस्टम नहीं कर पाओगे, ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी नहीं है। तो इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए इकोनॉमी के अंदर क्या लाया गया? मनी लाया गया। ठीक है, अगर आप लोगों ने अच्छे से समझे होंगे बार्टर सिस्टम के जो भी लिमिटेशंस हैं, तो अब यहां से आप खुद डेफिनेशन बना सकते हो मनी की। तो मनी की बहुत बेसिक डेफिनेशन क्या बनेगी? मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम इजीली मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट कर सके इकोनॉमी में। ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू, जिससे हम लोग आइटम्स की वैल्यू निकाल सके, कमोडिटी की वैल्यू निकाल सके। स्टोर ऑफ वैल्यू, उसको हम स्टोर कर सके इजीली, बैंक अकाउंट स्टोर कर लेते हैं। और लास्ट में मींस फॉर स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, कि हम फ्यूचर पेमेंट भी कर सकें उससे, ईएमआई जैसे मान सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारी डेफिनेशन है मनी की। हमारे टाइम पे तो मनी की सिंपल आता है डिफाइन मनी, तो हम ये इस तरह की डेफिनेशन याद करके जाते थे हर टॉपिक की, जिस टॉपिक का भी आए कॉपी पेस्ट करना होता था। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है, न्यूमेरिक एमसीक्यूज आते हैं, ये डेफिनेशन दे देंगे, बीच में यहाँ पे डैश डाल देंगे, तो आपको तब भी पता होना चाहिए, यहाँ पे डैश डाल देंगे तब भी पता होना चाहिए आपको कि इस डैश में क्या आएगा, कौन सा इन्होंने मिस कर दिया स्टेप। तो ये सब क्या है, मनी के फंक्शंस ही हैं। पहला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ मनी। मेजर ऑफ वैल्यू, आप प्राइस मेजर कर सकते हो इन टर्म ऑफ मनी। स्टोर ऑफ वैल्यू, आप इजीली स्टोर कर सकते हो फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट है। मींस फॉर स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट्स आप कर सकते हो किसके जरिए? मनी के जरिए। तो ये सब जो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस थी, उसको दूर करने के लिए हम लोग इकोनॉमी के अंदर हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? मनी। तो अब बच्चों वाली बातें मत करना कि जो कॉइन्स होते हैं और जो रुपी होते हैं, नोट होते हैं, करेंसी होती है, वो मनी होता है। मनी इज एनीथिंग, ठीक है, डेफिनेशन के पहले 3 वर्ड ही वही है। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो लोग उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट करने को तैयार हों, उससे हम चीजों की वैल्यू निकाल सके, कमोडिटीज की, उसको स्टोर कर सके, उससे डेफर्ड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स कर सके, हम लोग डेफर्ड पेमेंट कर सके उससे, तो वो क्या है, कहलाएगा हमारा मनी। इजी है, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी में 2 फंक्शंस आते हैं बेसिकली, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन ये हमने इससे सारे के सारे यहाँ पढ़ ही लिए एक तरह से। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की, हम इजीली चीजों को एक्सचेंज कर सकें, मेजर कर सकें। सेकेंडरी फंक्शन में स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट की फ्यूचर पेमेंट कर सके और उसको स्टोर कर सके इजीली। थोड़ा इसको ब्रॉड कंसेप्ट में जाएं तो इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, आप वैल्यू इजीली ट्रांसफर कर सकते हो एक के बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट, जब आजकल यूपीआई बहुत करते हैं हम लोग, है ना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, बहुत इजीली चले जाते हैं। अगला ये पढ़ाई दी मैंने, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर वैल्यू, स्टैंडर्ड पेमेंट। ये एक कुछ है कंटीजेंट फंक्शंस की, बेसिक ऑफ क्रेडिट, डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ और मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं कंटीजेंट फंक्शन में। मेनली आपको प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शन पर ध्यान देना है, एग्जाम में यही मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी सप्लाई, जिसके ऊपर एमसीक्यूज बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। मैं अभी लास्ट में आपको कवर कराऊंगा
लास्ट के क्वेश्चंस। तो मनी सप्लाई क्या होता है कि एक इकोनॉमी में एक टाइम पे कितना मनी सर्कुलेट हो रहा है, उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। तो अब उसको निकालते कैसे हैं? जैसे हम लोगों ने जीडीपी निकालना सीखा, हम लोगों ने नेशनल इनकम निकालना सीखा, जीडीपी, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, अब सीखेंगे मनी सप्लाई कैसे निकालते हैं। हम कैसे पता लगाएंगे कि इंडिया की इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितना है? ठीक है, अब वो सब कैसे निकलता है? इन 4 फॉर्मूला से। सबसे पहले आरबीआई लेके आया था M1। M1 में क्या होता है? CU प्लस जीडी। CU प्लस जीडी क्या? करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल। बहुत बेसिक कंसेप्ट है कि करेंसी कितनी है एक इकोनॉमी के अंदर, करेंसी नोट्स कितने हैं, कॉइन्स कितने हैं, और साथ में बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट कितना है। डिमांड डिपॉजिट कौन सा? जो सेविंग अकाउंट्स में रहता है, आप लोग और हम लोग जो बचत खाते में डालते हैं, करंट अकाउंट, जो बिजनेसमैन करंट अकाउंट में पैसा डालते हैं। तो सेविंग अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स के पैसे मिला के हमारा क्या बनता है? डिमांड डिपॉजिट बनता है। और करेंसी और नोट्स कितने सर्कुलेट हैं, वो आरबीआई का डाटा होता ही उनका, उसको हम क्या बोलते हैं? M1 बोलते हैं। जब स्टार्टिंग में आरबीआई इसको यूज करता था, फिर थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट में M2 को लेके आए। M1 प्लस सेविंग अकाउंट विद पोस्ट ऑफिस, उन्होंने वो ऐड कर दिया है ना। M1 में क्या आता था? करेंसी नोट्स प्लस कॉइन, सेम डिमांड डिपॉजिट ये, और प्लस सेविंग अकाउंट विद द पोस्ट ऑफिस। देन हमने इंट्रोड्यूस किया M3, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है अभी के टाइम पे। ठीक है, M1 CU प्लस DD प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट ये, एंड देन टर्म डिपॉजिट। आपको लग रहा हो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? MCQ में इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, अभी दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन यहीं से आता है कि डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या आता है। एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको M3 में क्या क्या इंक्लूड होता है। एक कंसेप्ट आता है कि ब्रॉड मनी कौन सा है और नैरो मनी कौन सा है। तो काफी क्वेश्चंस बनते हैं इन 4 M1 M2 M3 M4 से। सबसे जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन रहता है कि M4 में कुछ भी 4 चीजें दे देंगे, कौन सा नहीं आता, या M2 में कोई 4 चीज दे देंगे, उसमें करेंसी नोट्स कौन सा होगा, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक होगा, सेविंग एंड पोस्ट ऑफिस होगा, और साथ में डाल देंगे नेट टर्म डिपॉजिट ऑफ द बैंक। कौन सा नहीं है? नेट, वो M3 में आता है, नेट टाइम डिपॉजिट बैंक। तो इनको अच्छे से कवर करना है, कॉपी पेन से लिख लेना एक जगह पे। इजी टॉपिक है, एग्जाम में आएगा तो इससे मार्क्स मत कटवाना, इतने इजी टॉपिक से। तो M4 में आपका लास्ट क्या आता है? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NSC। इजी टॉपिक है मनी सप्लाई। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रॉड मनी किसको बोलते हैं और नैरो मनी। बहुत सिंपल है, हमारा जो M1 है उसको हम लोग नैरो मनी बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज़ों को कवर करता है। इसको कवर करता है बेसिक चीज़ों में, बेसिक चीज़ में वो कवर करता है हमारा करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स एंड डिमांड डिपॉजिट। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नैरो मनी किसको बोलते हैं, M1 M2 M3 M4 ऑप्शन में हो, M1 हमारा होता है नैरो मनी। अब आप लोगों को लगेगा M1 M2 M3 M4 है तो ब्रॉड मनी M4 होगा, बिल्कुल नहीं। ब्रॉड मनी होता है M3। वैसे बोला जाता है कि M1 M2 नैरो मनी कैटेगरी है, M3 M4 ब्रॉड मनी कैटेगरी, लेकिन आपसे तरीके पूछा तो M3 जो होता है उसको ब्रॉड मनी कहा जाता है। और इंडिया में M3 को एज अ बेंचमार्क माना जाता है मनी सप्लाई निकालने। ठीक है, इजी है। अब कवर करते हैं लास्ट के क्वेश्चंस। ये पहला क्वेश्चन जो है ये आपका बैंकिंग का है, तो ये भी अगला जब वीडियो कवर करेंगे उसमें आ जाएगा क्वेश्चन। अभी देखो, मनी सर्व्स एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट। जो फंक्शन ऑफ मनी है 2 नंबर में आ गया। इन्होंने देखो कितना अच्छा किया है, 2 नंबर का क्वेश्चन बैंकिंग से दे दिया, 2 नंबर का मनी से दे दिया, 4 नंबर का मनी बैंकिंग का क्वेश्चन। MCQ में देखो इजी है, समझने की जरूरत है नहीं कि फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं इससे, तो इसलिए ये काम आता है। ठीक है, मनी बट एक्सप्लेन करना है 2 नंबर में, इतना है 1 लाइन में नहीं लिखना। तो पढ़ लेना जो थ्योरी है बुक से। मनी इज अ कमोडिटी विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बिल्कुल करता है, मनी मीडियम एक्सचेंज का वो इसका फंक्शन ही है। मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सेप्ट वॉज, बिल्कुल। आपका कुछ भी है, आपको उसको मनी में सेल करके मनी ले लो, मनी से फिर जो आपको चाहिए वो ले लो। तो यहाँ पे क्या है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स करेंसी नोट, करेंसी एंड कॉइन विद द हेल्प ऑफ पब्लिक, नहीं।
अदर डिपॉजिट विद द बैंक गवर्नमेंट नहीं। अब देखो यहाँ पे बोर्ड वालों ने क्या गलती की थी, मैंने आपको बताया कि डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है, सेविंग डिपॉजिट्स प्लस करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, है ना। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, सेविंग प्लस एफडी लिख दिया, करंट प्लस एफडी लिख दिया। तो एफडी तो टर्म डिपॉजिट होता है, डिमांड डिपॉजिट होता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन ही गलत था, बोर्ड में आया हुआ है। तो जिन बच्चों ने सी किया उनका भी ठीक, जिन बच्चों ने डी किया उनका भी ठीक, क्योंकि एफडी जो होता है वो टर्म डिपॉजिट होता है, डिमांड डिपॉजिट नहीं होता। डिमांड डिपॉजिट होता है कि जब भी आप बैंक में जाओ वो आपको तभी की तभी मिल जाए। एफडीज तो आप फिक्स टेन्योर के लिए करते हो ना, तो डिमांड डिपॉजिट में नहीं आता है एफडीज, वो टर्म डिपॉजिट में आता है। इसलिए यहाँ पे जिन बच्चों ने सी आंसर किया उनका भी आंसर ठीक था, जिन्होंने डी किया उनका भी ठीक था। अगर आपको भी कभी बोर्ड में डाउटफुल लगे कि दो आंसर लग रहे हैं तो आप छोड़ के मत आना। अगर आपने क्वेश्चन स्किप किया तो 0 नंबर है। जैसे यहाँ पे सी और डी दोनों सही लग रहे हैं तो आपने सी कर दिया, डी कर दिया, मार्क्स दोनों को मिलेंगे, दोनों ऑप्शन ठीक है। लेकिन स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ोगे तो 0 है, अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो 0 है। तो बोर्ड वालों से भी गलतियां हो जाती हैं, पर बहुत रेयर ऑफ द रेयर्स होता है कि गलती हो। तो ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन नहीं आता तो मान लो कि बोर्ड वालों ने क्वेश्चन गलत बनाया है, इतना भी नहीं सोचना। अगला, मनी इज एन एसेट विच कैन बी स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कौन सा फंक्शन दे रहा है, स्टोर ऑफ वैल्यू। कितना इजी क्वेश्चन है, बोर्ड नंबर फ्री का एक नंबर। अभी मैंने बोला है मनी जो है बहुत इजी कंसेप्ट है, अगर यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें तो आपको पूरे नंबर लेने हैं। अगला है मिस्टर सोत्रा बोरोड फंड्स फ्रॉम बैंक फॉर परचेजिंग अ न्यू हाउस। उन्होंने पैसा उधार लिया है, उधार लिया है मतलब फ्यूचर में वापस करेंगे। तो कौन सा फंक्शन है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट। ठीक है, देख लो इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको तो चारों ही पढ़ने हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, चारों फंक्शन अच्छे से पढ़ने हैं, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे हमने मनी टॉपिक कवर किया, जिसमें बाटा सिस्टम था, हमने लिमिटेशन पढ़े बाटा सिस्टम के, देन हमने मनी पढ़ा, मनी सप्लाई पढ़ा, और फंक्शंस पढ़े मनी के, जो कि आपके एग्जाम के लिए सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर कर लेना। फिर भी अगर वीडियो में कोई डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट्स में लिख देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल इसको शेयर करना ताकि उनको भी एग्जाम में हेल्प मिले। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।